हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपके जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल में थ्योरी में मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको कराया है। क्वेश्चन आंसर भी आपको मार्क करा दिए हैं। उसके बाद हमने ग्रामर के पोर्शन भी हमने करे हैं जिसमें टेंस करा है और इनडायरेक्ट स्पीच मैंने कल कंप्लीट कर दी थी। वीडियो आपको मिल जाएगी क्योंकि जिस दिन वीडियो बनती है उस दिन आपको अपलोड नहीं होगी, उसके 1-2 दिन बाद ही आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो जितनी भी आपको वीडियोस आपको मिलती जा रही हैं उसके हिसाब से आप स्टडी करते रहिए। मैंने आपको पहले भी बोला कि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसी ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। CS और इलेक्ट्रॉनिक सहारनपुर का ग्रुप बना हुआ है हमारा, उस पर आप मैसेज करके अपनी क्वेरी और डाउट्स जो भी होते हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन का जो प्रोसेस है उसमें आकर आप जो है हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज मैं आपको थर्ड जो चैप्टर है हमारा टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है आपका मैं वो स्टार्ट करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें भी जो है हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारे आए हैं उसमें से काफ़ी कुछ हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो वो जो है मैं बस आपको बताती चली जाऊँगी, जो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आपको ताकि आपको और रिविज़न सा हो जाए उस चीज़ में। तो वो आप जो है देख लीजिएगा। आप स्टार्ट करिए। देखिए जैसे आपका है, आपकी पहले डेफिनेशंस दे रखी है आपकी। कम्युनिकेशन द मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग आइडियाज, मैसेज एंड इंफॉर्मेशन मे बी थ्रू वेरियस मेथड ऑफ डिवाइस लाइक मोड्स और चैनल. So types of communication depend on this base. Here we are discuss the types based upon the channel communication, formal and informal, based upon the media, oral and written, verbal and non-verbal communication. अब देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, अब देखिए इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था। इंटरनल मीन्स आंतरिक और एक्सटर्नल मीन्स बाह्य। मैंने आपको ऐसे समझाया था कि जब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक इंस्टीट्यूट में हम ऊपर से लेकर यानी कि फर्स्ट लेवल से लेकर 4th या 5th लेवल तक जो भी आपस में बातचीत करते हैं, कोई भी, जैसे हम आपसे बात कर लें, आप हमसे बात कर लें, हम सर से बात कर लें या मैडम से बात कर लें या सर से बात कर लें, हायर अथॉरिटी से जो बात कर लें, तो वो होता है आपका इंटरनल। इंटरनल का मतलब आंतरिक, यानी कि इस पॉलिटेक्निक की गेट से लेकर अब जितने भी अंदर, चाहे वो कैंपस हैं या कुछ भी हैं, जितना भी कम्युनिकेशन हम एक दूसरे के साथ करते हैं वो होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें कोई बाहरी लोगों को नहीं आते हैं। तो उसका आंतरिक यानी कि इस इंस्टीट्यूट में जितने भी हैं, हम रहने वाले हैं या हम भी हैं, आप हो, जो भी है, यानी कि जो एक ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड व्यक्ति कम्युनिकेट करते हैं उसको इंटरनल कम्युनिकेशंस कहा जाता है। उसके बाद है आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यानी कि बाह्य। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स कि जब इस पॉलिटेक्निक के बाहर कोई भी कैंडिडेट आए या कोई भी स्टूडेंट आए, है ना, उससे जब हम बात करेंगे, जब आप इस गेट से बाहर चले जाएंगे, अब बाहर जाकर कोई आपसे, मतलब आपका कोई फ्रेंड्स आ जाए, रिलेटिव्स आ जाए, पेरेंट्स आपसे बातचीत करने लगे, तो वो होता है एक्सटर्नल, यानी कि इस पॉलिटेक्निक से बाहर जो भी कोई बाहर, ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से कोई व्यक्ति आ जाए। अब जैसे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं तो वो पब्लिशर्स अपनी बुक्स के लिए स्पेसिमेंट्स लेकर आते हैं, वो हमसे बात करते हैं या सर्स के पास जाते हैं कि भाई जिस डिपार्टमेंट के जो लेक्चरर हैं, जिसको वो बुक लेकर आए हैं उनको बुक दे दीजिएगा। तो यानी कि वो हुआ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, क्योंकि बाहर से आने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है आउटसाइडर है, बाहर से आया है, वो हमारे कॉलेज से संबंध नहीं रखते। तो ठीक है ना, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं जब किसी एक प्रॉपर संस्था के लोग दूसरे संस्था के लोगों से बातचीत करें या बाहरी व्यक्ति से बातचीत करें, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। अब उसके बाद में ये भी बता दिया, अब फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल मीन्स मैं आपको बताया था, फॉर्मल मीन्स फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज। जिस कम्युनिकेशन में फॉर्मेलिटीज होती हैं, हमें फॉर्मल होकर बातचीत करनी होती है, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि फॉर्मेलिटी होनी जरूरी है। अब जैसे आप इस कॉलेज में स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको यू शुड फॉलो द फॉर्मेलिटीज, फॉर्मल कम्युनिकेशन, आपको फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ेंगी।
आप किसी से भी बात करें, हमसे भी अगर बात करेंगे तो आप मैनर्स में बात करेंगे, ठीक है ना। आप बिहेव करेंगे तो फुल आप बिहेव भी अच्छी तरह से करेंगे। आप ऐसे नहीं कि जैसे घर में करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या सिस्टर के साथ या ब्रदर के साथ, ऐसा नहीं होता। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज़, क्योंकि देखो वाइवा प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स आपका भी होगा, प्रैक्टिकल मैंने आपको राइट कराए हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स एग्जामिनर जो है आपसे पूछ सकते हैं। जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं आपके पीसी वाले, जो उनका वाइवा का चैप्टर, वो ये चीज़ें आपको ओरली भी लर्न करनी होंगी। क्वेश्चन आंसर तो आपके में आएंगे, लेकिन इनको आप लर्न भी करना है, आपको याद भी रखने हैं कि फॉर्मल क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। आपको डिटेल में तो नहीं, बस आप ये बोल देंगे फॉर्मल मीन्स फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज, इनफॉर्मल मीन्स विदाउट फॉर्मेलिटीज। आपने समझ लीजिए बहुत कुछ कह दिया, आपको आता है। तो आप क्वेश्चन आंसर के बेस में हमने पहले भी हमारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, अब इसमें जैसे भी आएंगे काफ़ी क्वेश्चन हैं, लेकिन वो जो हम ऑलरेडी फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में उनको कर चुके हैं तो वो दोबारा रिपीट हम नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब तो वही है। अब ऐसा नहीं कि थर्ड चैप्टर में आने का, अगर ये टॉपिक आ गए हैं तो फर्स्ट इस चैप्टर में आने के बाद इनका कुछ और मीनिंग होगा, नहीं, सेम मीनिंग सेम ही है। अब आप देखेंगे जो भी कुछ आपको दे रखा है वो हम पीछे उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो हमें दोबारा इस चीज़ को राइट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको मालूम है कि हमने क्या बताया था आपको। उसके बाद इसका आप में इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन की टाइप्स आपको बताई थी, वर्टिकल, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, है ना, ये सारी। तो इसमें ये आपकी, अब इन्होंने आपको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया था। अब उसके बाद है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस। अब इसमें देखिए ये जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन समझ गए ना। अब डाउनवर्ड और अपवर्ड मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। डाउनवर्ड मीन्स हायर अथॉरिटी टू अंडर, जो नीचे उनके वर्कर्स काम करने वाले थे, और अपवर्ड में लो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, है ना। लेवल समझिए टॉप लेवल टू लोअर लेवल, और अपवर्ड में क्या हुआ, लोअर लेवल टू अप टॉप लेवल। इस तरह से आप समझ लीजिएगा इसको। डाउनवर्ड ये हमने बता दिया, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये सब आपका हम पहले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसके बाद पेज नंबर 18, जो चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं उनको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिपीट क्यों करें जब हम पहले उस चीज़ को समझ चुके हैं। अब देखिए जो चीज़ नहीं आई है, जो नया टॉपिक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद पेज नंबर 18 पर है आपका लिमिटेशन ऑफ डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन आपने पढ़ा है। डाउनवर्ड्स का मतलब हो गया टॉप लेवल टू लोअर लेवल, है ना, लेवल। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, मतलब कहाँ तक ये चीज़ सीमित है। अब देखिए अंडर कम्युनिकेशन एंड ओवर कम्युनिकेशंस, ये आपका लिमिटेशंस हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज ऑफन मार्क्ड बाय आइदर अंडर कम्युनिकेशन और ओवर कम्युनिकेशन, जैसे दैट इज अ सुपीरियर में आइदर टॉक टू लिटिल और टू मच अबाउट ए जॉब, यानी कि जब एक सुपीरियर होता है वो तो जो है थोड़ा बोले अपनी जॉब के बारे में या ज़्यादा बोले, अपनी जो उसकी जॉब है, सुपीरियर है, मतलब सुपीरियर का मतलब हायर अथॉरिटी है, तो वो अपनी जॉब से रिलेटेड यानी कि जो उनकी पोजीशन है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताए या बहुत ज़्यादा बताए अपनी पोजीशंस के बारे में। तो ये चीज़, इफ़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑर्डर ए नंबर ऑफ ट्रांसफ़र विदाउट टेकिंग एनी कॉन्फिडेंस हिज डिपार्टमेंट हेड। अब देखो इस चीज़ को समझो कि यदि कोई मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत सारे व्यक्तियों का जो ट्रांसफ़र करने की मतलब सोचता है, ऑर्डर देता है बिना डिपार्टमेंट के लोगों से बातचीत किए हुए, ठीक है, क्योंकि हायर अथॉरिटी है, उसने डिस्कशन करना उचित नहीं समझा और उन्होंने एक नंबर बहुत सारे व्यक्तियों का ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाल दिया, क्या होगा, ही इज़ गिल्टी ऑफ अंडर कम्युनिकेशन एंड हिज एक्शन इज़ लाइकली टू कॉज एप्रीहेंशंस अमंग द स्टाफ। अब इससे क्या होगा, ये उसकी गलती है, ठीक है ना। उसकी गलती क्या है कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के दूसरे व्यक्ति के साथ कोई डिस्कशन उचित नहीं समझा करना और ऑर्डर दे दिया बहुत सारे व्यक्तियों का ट्रांसफ़र करना। तो क्या है, इसकी गलती है, गिल्ट उसको महसूस होगा, क्योंकि जब ये ऑर्डर पास होंगे तो जो उसका स्टाफ मेंबर है उन सबके बीच में खलबली मच जाएगी,
उस चीज़ को कुछ तैयार नहीं होंगे करने के लिए कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। रूल्स सब जगह, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट है, अगर किसी को अपॉइंट करना है तो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि यू आर अपॉइंटिंग। अगर किसी को फायर करना है तो भी 1 वीक जो है नोटिस दिया जाता है, 1 वीक 1 मंथ, कि आपको हम फायर कर देंगे, 1 मिनट, आपके पास 1 महीने का टाइम है। उसी तरह ऑर्डर का भी है कि यदि ऑर्डर किसी भी बिना डिस्कशन से आपने कोई भी रूल्स और को फॉलो कर दिया, कोई ऑर्डर निकाल दिया, तो इससे भी क्या होता है, हमारी मतलब जो कंपनी होती है, इंस्टीट्यूट है, उसमें नुकसान हो सकता है। अब क्या हो गया, मेंबर्स ने उस चीज़ के लिए मतलब उसमें उनमें विद्रोह हो गया, उसमें वो मानेंगे नहीं इस चीज़ को। तो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर कम्युनिकेशंस। Over communication or talking too much, on the other hand, may lead the leading of confidential information, or the message may get lost in the description. अब इसमें यानी कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस की कुछ मतलब बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, है ना। जो ओवर कॉन्फिडेंशियल मतलब कम्युनिकेशन में कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं जिनको कि कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, लेकिन जो भी डिसीज़न लेना है, किसी का ट्रांसफ़र करना है, किसी को फायर करना है, किसी को अपॉइंट करना है, उसके बारे में डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपने डिपार्टमेंट के सीनियर मेंबर से आप डिस्कशन करें। तो ये लिमिटेशंस है, लिमिट है, हर एक व्यक्ति की लिमिट है, चाहे वो हायर अथॉरिटी का है, लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी लिमिट से बाहर कोई भी नहीं जाता, ठीक है ना। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन अनलेस द कम्युनिकेशन इज फुली रिटन, चाहे कम्युनिकेशन पूरी तरह से लिखा हुआ हो, it is not likely to be transmitted downward because a part of it is almost certain to be lost। क्योंकि चाहे वो पूरी तरह से लिखा होगा, लेकिन जो डाउनवर्ड का है वो इसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उनको ऑलमोस्ट नुकसान होगा। कैसे? एज such only 20% of communication sent downward reaches finally up to the workers level। यानी कि वो कहते हैं कि केवल 20% ही जो कम्युनिकेशन होते हैं जो कि डाउनवर्ड से वर्कर्स लेवल तक पहुंचते हैं। यानी कि कैसे समझें, यानी कि ऊपर जो चेयरमैन है या डायरेक्टर हैं, है ना, उन्होंने जो है अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, उसको वो उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, ठीक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें लाना चाहते हैं, उसके चेंज करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो अपने जो उनसे जो उन्होंने हायर पोस्ट पर किसी को रख रखा होगा, चाहे वो मैनेजर हो या कुछ भी हो, तो उनको बुलाकर अपनी बात कह देंगे कि हमें इस इंस्टीट्यूट में, इस कंपनी में ये चेंजेस लाने हैं। अब इसका आप एक फॉर्मेट तैयार करिए, उसको हमसे साइन करवा के उसको लेवल तक पास करा दीजिएगा। अब उन्होंने वो चेंजेस उनको बता दिए, लेकिन जो उनका जिनको वो बता रहे हैं, जो मैनेजर है, अब उसको मालूम है, उसका ये काम है कि अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हुए जिसको कि वर्कर्स मानेंगे नहीं, कुछ को वर्कर्स उनको मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या उनसे वर्कर का नुकसान होगा, तो वो क्या करते हैं, उनको काम तो मिल गया, अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन अपने इस हिसाब से बनाएंगे ताकि किसी का नुकसान ना हो। अब यानी कि 20%, अब वर्कर्स को तो नहीं मालूम ना इन बारे में, क्योंकि वर्कर्स जो होती है वो लोवेस्ट लेवल होता है, जो लेबर टाइप होती है वो किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोवेस्ट लेवल पर आता है, यानी कि सबसे नीचे स्तर पर आता है। और ज़रूरी नहीं है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर लेवल पर बातचीत चल रही है वो वर्कर्स तक पहुँचे, वर्कर्स तक या लेबर तक वही बातें पहुँचेंगी जिनको उनको बताना ज़रूरी है, ठीक है ना, ये इसलिए तो ये बातें उनसे कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। उसके बाद है डिस्टॉर्टेशंस, इट इज़ द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली लॉस बट इवन डिस्टॉर्टेशंस एंड लॉस इट्स ऑथेंटिटी। अब इससे क्या होता है, आप अगर इस तरह से बिना किसी डिसीजन लिए या बिना किसी उससे आप जो हैं इस कम्युनिकेट को या सिस्टम को अगर इस तरह से लागू करते हैं, ना केवल इससे नुकसान होगा बल्कि क्या होगा, आपकी अहमियत ख़त्म हो जाए। ऑथेंटिटी मतलब आपकी जो अहमियत है, आपकी जो पोजीशन है वो भी ख़त्म हो सकती है। अगर आपने कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया और उसको आप चाहते हैं कि इसको लागू एग्जीक्यूट किया जाए, चाहे उससे कितना भी बड़ा नुकसान हो,
तो इससे क्या होगा, सामने वाले को दिख रहा है कि अगर ये जो हो रहा है ये गलत है, तो क्या होगा, सामने वाले की अहमियत कमज़ोर मतलब ख़त्म होने लगती है थोड़ी सी। बुल्ड इन रेजिडेंस, अब देखिए रेजिस्टेंस, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन डज नॉट गिव एनी अपॉर्चुनिटी टू द पार्टिसिपेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और डाउनवर्ड वाले सभी भी सही बात है कि जो डाउनवर्ड वाले होते हैं इनका हायर अथॉरिटी होती है, कभी भी लोअर जो लेबर होते हैं या वर्कर्स होते हैं उनसे कभी भी कोई डिसीजन करना उचित नहीं समझते। और है भी, क्योंकि डिसीजन क्या लिया जाता है कि लेवल देखकर ही हमें राय लेनी है। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली अपनी लाइफ में अगर हमें किसी से किसी चीज़ पर राय लेनी है, एडवाइस लेनी है, तो हम पहले, होते सबके फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा है, लेकिन हम क्या है, सही पर्सन को ढूंढते हैं कि कौन व्यक्ति हमें इस बारे में राय सही देंगे, ठीक है ना, सही पर्सन का हम चुनाव करते हैं। तो ये चीज़ थी आपकी। फिर आपका एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव जो है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का इफेक्टिव बता दिया था पहले आपको। इफेक्टिव की टाइप हो चुकी है हमारे प्रीवियस में, वही आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके बाद अपवर्ड कम्युनिकेशन है, मेथड ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन में। एज एक्सप्लेन अर्लियर, अपवर्ड कम्युनिकेशन इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोअर लेवल टू हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डाउनवर्ड से जस्ट अपोजिट, जो हम बता चुके हैं, तो इसलिए इसको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मेथड ऑफ आपके अपवर्ड कम्युनिकेशन है, वो फिर मेथड बता दिए हैं आपका। ओपन डोर पॉलिसी, काउंसलिंग, कंप्लेंट एंड सजेशन बॉक्सेस, सोशल गैदरिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना, कि एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करें। जैसे ऊपर वाला तो अपवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में बता चुके हैं। अब जैसे मेथड ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन में है कि जैसे ओपन डोर पॉलिसी, द एम्प्लॉयज़ आर एनकरेज एंड अप्रोच टू द मैनेजर विद देयर प्रॉब्लम्स, दे आर गिवन ए फीलिंग दैट द मैनेजर डोर्स आर ऑलवेज ओपन टू हिम। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब बच्चों ये होता है कि आपको यदि जो लोअर लेवल यानी कि जो अपवर्ड्स के जो लेबर हैं, वर्कर्स हैं, यदि उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट अपने मैनेजर से जाके उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि दरवाजे खुले हुए हैं हमेशा। कई बार ऐसा होता है कि उनको इतनी मतलब लिबर्टी ही नहीं होती, फ्रीडम ही नहीं होती कि अगर वो प्रॉब्लम में है, किसी को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन वो नहीं निकालते। उन्हें इतना भी डर होता है, कई बार होता है ऐसा कि बिल्कुल एक्सप्लॉइट, जिनका जहाँ पर शोषण किया जाता है लेबर्स का, मतलब अपवर्ड्स का जो शोषण किया जाता है, वहाँ पर उनको इतना डरा के रखा जाता है कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो जो है अपनी बातें ऊपर तक पहुँचा दें। चाहे ऊपर वाले अच्छे हों, हायर अथॉरिटी को उसके बारे में कुछ ही नहीं पता, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके हिसाब से सही कर रखे हैं, लेकिन जो बीच वाले होते हैं वो उनको डरा के धमका के अंडर प्रेशर में रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऐसी पॉलिसीज़ हमेशा कामयाब नहीं होती, नेवर सक्सेस, कभी फेल भी हो जाती है। तो इसके लिए ओपन डोर पॉलिसी को हमें इस फॉर्मेट को अपना एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि किसी को भी जरा से कोई प्रॉब्लम हो, बिना किसी हेजिटेशन के वो डायरेक्ट जाकर अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ से ले ले या डिस्कस कर ले। उसके बाद रिपोर्ट्स, एम्प्लॉयज़ में बी रिक्वायर्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ देयर वर्क टू द मैनेजर थ्रू अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि उनको एक चाहिए कि रिपोर्ट तैयार करें कि जैसे वर्कर्स काम करते हैं कि उन्होंने कितना काम कर लिया और किस तरीके से किया है, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, है ना, कि कोई मतलब कोई फ्रेशर होता है, धीरे धीरे काम सीख रहा है, लेकिन वो जब धीरे धीरे सीख कर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो उनकी क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है कि देखो इन्होंने कितने कम टाइम में अपने आप को इस काम के लिए एबल मतलब योग्य बना लिया और काम को कितना परफेक्टली ये वर्क को कर रहे हैं। तो अपनी एक रिपोर्ट ये भी जो है अब डाउनवर्ड की, अपवर्ड की जो है वो डाउनवर्ड तक जानी चाहिए। काउंसलिंग करना कि वर्कर्स को इनक्रेज करना, सही टाइम पर उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना, उनको बोनस देना, उनको प्रोत्साहित करना, ताकि वो काम जो है फ्री माइंड होके करें, बिल्कुल फ्री माइंड होके करें। उनको मालूम है कि जो वर्क वो करेंगे उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, हो सकता है उनको एज ए बोनस के रूप में मिले या उनका प्रमोशन कर दिया जाए। तो इस तरीके से कंप्लेंट एंड सजेशंस बॉक्स, यानी कि ऐसे बॉक्स रखने चाहिए, जैसे आपको मालूम है कि जिसमें कोई सुझाव पेटिका जिसको बोलते हैं ना इन हिंदी,
कि सुझाव पेटिका, यानी कि आपको कोई सजेशंस देना है या कोई आपको कंप्लेंट है तो उसमें लिखकर, कई बार ऐसा होता है कि कोई नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है और वो नहीं चाहता कि वो मतलब उसके बारे में पता चले, कि उसको मालूम है कि अगर पता चल गया कि ये कंप्लेंट मैंने की तो हो सकता है उसको जॉब से फायर कर दिया जाए। तो अगर ऐसे सजेशंस बॉक्स होंगे या कंप्लेंट बॉक्स होंगे तो वो चुपचाप लिखकर उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो सजेशंस या कंप्लेंट होती है वो हायर अथॉरिटी तक पहुंच जाती है। सोशल गैदरिंग आर अरेंज्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, offer a very informal atmosphere which the employees can transmit their inhabitations and feel free to talk about their problems। कि सोशल गैदरिंग यानी कि कोई ऐसा फंक्शंस हो या गैदरिंग करी जाए जिसमें फेस टू फेस, अब कोई बीच में चैनल ना हो, किसके थ्रू वो हमने अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी है, एक सोशल गैदरिंग के द्वारा फेस टू फेस जो है अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह वो अपवर्ड डाउनवर्ड से कर सकते हैं। तो ये आपके थे मेथड ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। अभी लिमिटेशंस की बता दी गई कि कौन सी उनकी लिमिटेशंस हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल भी आपको मालूम है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है समान रूप, मैंने आपको बता दिया था। हॉरिजॉन्टल यानी कि समान रूप, एक मतलब इक्वल रैंक वाले व्यक्ति जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तब उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। यानी कि प्रिंसिपल टॉक टू प्रिंसिपल, लेक्चरर टॉक टू लेक्चरर, स्टूडेंट्स टॉक टू स्टूडेंट्स, इस तरह से जो समान पद वाले होते हैं, है ना। आपको अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये आपका जो है अब है डिग्नोरल कम्युनिकेशंस। क्या होता है कि देखिए, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफ डिफरेंट लेवल। यानी कि क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स का, अब सेम तो हो गया हॉरिजॉन्टल, अब ये जो आपका आया है डिग्नोरल कम्युनिकेशंस का मतलब ये होता है कि डिफरेंस लेवल हो। अब जैसे मैं और आप बात, मतलब आपसे बात करते हैं तो हमारी क्या पोजीशन अलग है, आप स्टूडेंट हैं, हम लेक्चरर हैं, तो पोजीशन में फ़र्क है। हम अगर सर से बात करेंगे, मतलब प्रिंसिपल सर से बात करेंगे तो प्रिंसिपल सर और हमारे में डिफरेंस है। हम लेक्चरर हैं, वो प्रिंसिपल सर हैं या मैडम है, जो भी कुछ है। तो आपका डिफरेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो सेम हो लेकिन डिफरेंट पोजीशन वालों से हम जब बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसको डिग्नोरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। मैं आपको इसलिए बताया कि आप एज ए एग्ज़ाम जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें भी आप इस चीज़ों को लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। पॉइंट्स को लर्न करना है, डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है, डिटेल तो आप क्वेश्चन में लिखेंगे और पूछते भी हैं, इसीलिए मैं बच्चों ये हिंदी में आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। लिखना तो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर है, लेकिन हमारा हिंदी में बताने का मतलब ये है कि वो चीज़ आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि हम भी जानते हैं मोस्टली स्टूडेंट 10th पास आते हैं। अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन हो गया या इंग्लिश टू इंग्लिश हमने आपको बता दिया तो कुछ ही स्टूडेंट से वो समझ पाएंगे और बाकी समझ नहीं पाएंगे कि मैडम ने क्या कहा है। हमें मालूम है आपकी सिचुएशन, मेंटल कंडीशन आप लोगों की इस लेवल तक, हमें भी मालूम है कि आप किस लेवल तक समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं चीज़ जो है मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, जाकि आप सो दैट आप अच्छी तरह से उस चीज़ को समझ लें, और जब समझ लेंगे तो आप उसको कर भी लेंगे, बता भी देंगे आराम से। तो ये आज आपका मैंने यहाँ तक आपका मतलब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में सारी चीज़ें आई हैं, कि फॉर्मल कम्युनिकेशंस में ये सारी चीज़ें आई हैं। उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, फिर वो आपके नेक्स्ट उसमें टॉपिक में बताए जाएंगे, यानी कि थ्योरी के नेक्स्ट पार्ट में बताए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आज आपकी देखिए गैदरिंग भी ज़्यादा है, आप मतलब आप लोग मतलब हमें थोड़ा सा आज हम सोच रहे हैं कि आज आपको, क्योंकि थ्योरी हमने अभी करा दी, काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, तो जितने आपका फॉर्मल में जितने टाइप्स आते हैं वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने जैसे इनडायरेक्ट स्पीच की आप लोगों की पूरी जो है करवा दी थी, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा। तो आज हम थोड़ा सा सोचेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करवा दें आपको।
इनडायरेक्ट स्पीच की जो हमारी एक्सरसाइज है, ओपन पेज नंबर, इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज। कौन सा पेज नंबर है एक्सरसाइज देखना? अच्छा आ गया। यस, पेज नंबर 179। मैंने आपको बोला था, आपको पहले भी बता दिया था कि आप जो है ये एक्सरसाइज जो है जब हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी तब आप इसको कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अब आई मेरे ख्याल से अभी स्टूडेंट्स ने शायद करी नहीं होंगी, काफ़ी स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई इस तरह से आपका क्योंकि ड्यूज आपका कोई डाउट्स वगैरह नहीं आए तो आई थिंक आपने अभी एक्सरसाइज नहीं करूँगी। आज मैं खैर आपको बता देती हूँ कि आप जो है ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। पेज नंबर 179 पर आपकी जो है एक्सरसाइज दे रखी है इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच में जो है सारे ही मिसलेनियस सेंटेंस हैं, जितनी टाइप्स में आपको बता चुकी हूँ वो सारी की सारी इसके अंदर हैं। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ही मैं इसको आपको करवाऊंगी। तो आप इसको देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपके में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखी हैं, है ना, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखी हैं उसमें आपके एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी कुछ दे रखा है। बस आपको क्या करना है, उन पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस विद 2 एग्जाम्पल लर्न करनी है। आपके में इसकी में ये कुछ नहीं आएगा कि नाउन आप सेलेक्ट करें, प्रोनाउंस करें या एडजेक्टिव में इसको कन्वर्ट करें, कुछ नहीं आएगा। आपके में केवल इसकी डेफिनेशंस विद 2 एग्जाम्पल। पिछली बार आपकी एडवर्ब की आ गई है, ठीक है ना, एडवर्ब की आपकी जो है आ चुकी है मतलब डेफिनेशंस। आप देखें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। नाउन की आपको मालूम है, प्रोनाउन की आपको डेफिनेशंस मालूम है, एडजेक्टिव की नाउन इज द नेम ऑफ, है ना, और प्रोनाउन विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एडजेक्टिव विच मॉडिफाइड नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। एडवर्ब आपको वर्ब और एडवर्ब आपको मालूम है। प्रोपोजिशन एंड कंजंक्शंस, यानी कि प्रोपोजिशंस जो होते हैं, प्रोपोजिशंस, अब इनकी देखिए डेफिनेशंस आपके जो इसमें बुक में है वो आप लर्न कर लीजिए। लेकिन प्रोपोजिशन जो होते हैं, प्रोपोजिशंस आर स्मॉल वर्ड, मतलब प्रोपोजिशंस आर दोज स्मॉल वर्ड विच इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ ए सेंटेंस। यानी कि क्या होता है कि जो प्रोपोजिशन इन, एंड, आउट, बट, सो, ये सब ये छोटे छोटे अंडर और अपर जो भी कुछ है, तो बच्चों जो ये वर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, सेंटेंस की ब्यूटी को इंक्रीज करते हैं, सेंटेंस की ब्यूटी को इंक्रीज करते हैं। तो अब जैसे प्रोपोजिशन और इंटरजेक्शन की, तो मैं इंटरजेक्शन का मैंने एक्सक्लेमेटरी में आपको बताई थी कि किसी भी चीज़ को देखकर जो हमारे अंदर से फीलिंग अराइज होती हैं। तो आपकी जो इस बार एग्जाम में करने वाली जो डेफिनेशंस हैं, आप एक एडजेक्टिव की करिएगा, एडवर्ब की आ चुकी हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वर्ब की डेफिनेशंस तो यही है ना, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको वर्ब कहते हैं। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, जैसे गो, स्लीप, है ना, इस तरह से। तो आप जो है इनकी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, इनकी डेफिनेशन से आप लर्न कर लीजिएगा, आपको इसमें से ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि एडवर्ब में आ चुकी है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। डेफिनेशंस लर्न कर लीजिएगा, 2 नंबर की होगी विद 2 एग्जाम्पल्स, आप इनको राइट कर लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बस। और इसमें कुछ नहीं आपको करना है, ना कोई एक्सरसाइज करनी है, कुछ नहीं करना है। तो आप कर लेंगे।
अब जो नेक्स्ट हम बताएंगे आपको स्टूडेंट्स, आपको अब जो नेक्स्ट आपको मंडे हम आप जो है आपका जो हम थ्योरी का चैप्टर स्टार्ट करा है हमने थर्ड, उसका जो नेक्स्ट हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और हमने आपको होमवर्क दिया है कि आज जो है इनडायरेक्ट स्पीच हमारी हो चुकी है, उसकी आप जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो वो हम जब ग्रामर का टर्न करेंगे तो उससे पहले हम वो एक्सरसाइज को भी आपकी सॉल्व करा देंगे। आप चेक कर लीजिएगा कहीं मिस्टेक हो या गलती हो या आपने गलत कर रखा हो सेंटेंस तो उसको आप राइट कर लें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आपकी इस बुक में से पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, कहीं कोई मिस्टेक आप मत करिएगा। ठीक है, कोई क्वेरी हो, कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज पे आप ग्रुप के आप मैसेज डाल दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। टिल देन स्टे होम।